क्लास में हम लगभग पूछे गए जितना भी है डाइजेस्टिव सिस्टम से सभी का हम आज करेंगे क्वेश्चन। कि मैं बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी वगैरह में जितना भी पूछा गया सवाल है सभी का हम आज करेंगे। जितना भी पूछा गया यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी में सभी का आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन कर रहा है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। जो कड़वाहट हमारा मानव जीवों में आता है वह कौन सा है? तो पीछे का भाग, पीछे का जो भाग रहता है वह किसका होता है? कड़वाहट, मतलब कड़वा भाग लगता है कहाँ? तो पीछे के जीव के पीछे के भाग। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये सब पढ़ा चुके हैं। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वह छोटी आंत में। कहाँ? तो छोटी आंत में। मानव में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा कहने का मतलब है कि हमारे जो मुंह में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। हमारे जो मुख में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। आगे चलते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग होता है? लार जो होता है वह किसके पाचन में सहयोग होता है? तो स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में सहयोग होता है? तो स्टार्च के पाचन में। स्टार्च के पाचन में लार सहयोग होता है। यानी लार जो होता है वह किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च जिसे कहते हैं, स्टार्च का दूसरा नाम जिसे कहते हैं मंड। मंड भी स्टार्च को ही कहा जाता है। जो कि मतलब जैसे चावल हो गया, चावल के ऊपरी भाग किसका बना? स्टार्च पाया जाता है वो सब में। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ये कह रहा है कि कथन ए है और कारण आर है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सही है? दोनों है, यानी ये आपको चुनना है। तो मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? तो ये हो जाएगा हाँ, निभाता है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो यकृत। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये आप सभी लोग पढ़ा चुके हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। आर जो है ए का सही कारण है। हाँ है, क्योंकि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम जो है उत्पन्न करता है। क्या? कौन? तो लीवर। लीवर के जो जस्ट नीचे रहता है, लीवर के जो नीचे रहता है वह क्या चीज़ रहता है? तो पित्ताशय। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। लेकिन स्टोर करने का काम कौन करता है? तो पित्ताशय। चलिए, एंजाइम एक क्या चीज़ है? एंजाइम एक क्या चीज़ है? तो वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम एक क्या चीज़ है? ये एंजाइम क्या चीज़ है? तो वायु उत्प्रेरक हो जाएगा। लेकिन पूछ देगा इसी तरह से एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम क्या चीज़ है? प्रोटीन। ये सब देखिए पूछा हुआ है यूपीएससी, बीपीएससी वगैरह में ये सब में पूछा हुआ है कि एंजाइम मूलतः क्या चीज़ है? तो प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या चीज़ है? तो प्रोटीन। लेकिन एंजाइम क्या है? तो वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या चीज़ है? यहाँ पर एंजाइम क्या चीज़ था? तो प्रोटीन था। यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट हो गया, एंजाइम है तो प्रोटीन। यहाँ पूछा हुआ है पीसीएस में, झारखंड पीसीएस जो आता है प्री 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, एंजाइम है तो प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन कर देता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करता है? तो जाइमेज हो जाएगा। कौन? तो जाइमेज। ग्लूकोज का सूत्र क्या चाहिए? C6H12 और 6, इथेनॉल C2H5OH, ये सूत्र हो जाता है इथेनॉल का C2H5OH। कौन एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज हो जाएगा। ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन परिवर्तित करता है? तो जाइमेज हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया की तेज करने में, यानी जो रासायनिक क्रिया है उसको तेज करने में कौन उत्तरदायित्व होता है? तो ये जो है ना एंजाइम ही कर देता है। ये जो रासायनिक क्रिया है उसको तेज करता है कौन? तो एंजाइम। एंजाइम जो है ना वह रासायनिक क्रिया को भी तेज कर देता है। कौन? तो एंजाइम। और डीएनए का खोज किसने किया था?
जी डीएनए का जो प्रयोगशाला में किसने प्रयोग किया था, तो हरगोविंद खुराना ने। ये सब पढ़ा चुके हैं, हरगोविंद खुराना। और ये प्रोटीन एंजाइम किस रूप में, प्रोटीन के रूप में भी काम करता है, ये सब पढ़ा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यानी किसका उत्पत्ति यकृत का कार्य है। कहने का मतलब है कि यकृत का जो कार्य करता है किसका, यानी उत्पत्ति होता है यकृत के कार्य से, तो ये हो जाएगा यूरिया। यूरिया यकृत में ही, जो कि यूरिया जो होता है वह यकृत में ही, मतलब कि वहाँ छाना जाता है, जो कि यूरिया के रूप में निकलता है। कहाँ, यकृत। यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया, आईएएस में पूछा हुआ, क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन है तो ये घुमाएगा जरूर। पूछ रहा है कि किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, किसका जो है ना यकृत का कार्य, तो यूरिया। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यानी यकृत में। ये लिपिडस का पाचन निम्नलिखित में से मुख्य यानी कुछ की उपस्थिति में होती है, यानी जो लिपिड जो होता है, लिपिडस कहाँ, यानी मुख्य रूप से पाचन होती है, तो ये कह रहा है। तो ये पित्त अम्ल, लाइपेज, ये दोनों में पाचन होती है, लेकिन पेप्सिन, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, तो पेप्सिन नामक प्रोटीन। तो ये हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि ये पित्त अम्ल और लाइपेज दोनों क्या चीज़ है, तो लिपिडस का लिपिडस का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है, तो पित्त अम्ल हो जाएगा और लाइपेज, दोनों की उपस्थिति में लिपिडस का पाचन होगा। चलिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, एंजाइम जो है वह लाइपेज का स्रोत है। हाँ, अग्नाशय से ही निकलता है। अग्नाशय को उत्तेजित कौन करता है निकालने के लिए, रस, अग्नाशयी रस, तो सिक्रेटिन हो जाएगा। हम बता चुके हैं ये सब, तो सिक्रेटिन हो जाएगा। क्या चीज़, सिक्रेटिन। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, लाइपेज का जो स्रोत है वह कहाँ है, तो अग्नाशय में। आगे चलते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। पाचक एंजाइम नहीं है कहने का मतलब है कि पाचक एंजाइम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो गैस्ट्रिन हो जाएगा, क्योंकि ट्रिप्सिन, अमाइलेज, यानी ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये सब जो है ना कहाँ पाया जाता है, तो ये सब पाया जाता है लार में, जो कि पाचन करने का काम करता है। कौन, तो ट्रिप्सिन, टाइलिन, यानी पेप्सिन। और गैस्ट्रिन ये पाचक एंजाइम नहीं है। कौन, तो गैस्ट्रिन। अगला, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। यहाँ कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है वह किस अंग में प्रारंभ होता है, कहाँ प्रारंभ हो जाएगा, यानी अमाशय से। पाचन जो है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन, यहाँ जो कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होगा, तो अमाशय में। प्रोटीन का जो है पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, तो अमाशय में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है, यानी हमारे जो आहार में सभी प्रोटीन का जो पाचन होता है वह क्षुद्रांश में होता है। क्षुद्रांश का हिंदी हो जाता है, यानी इंग्लिश वर्ड हो जाता है इलियम, जिसे कहते हैं इलियम। इलियम किसको कहते हैं, यानी क्षुद्रांश को। इलियम जो हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल इलियम में होता है, ये कह रहा है कि जो हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन इलियम में होता है। इलियम कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत के यानी जो लास्ट भाग होता है वह क्या चीज़ आता है, इलियम। छोटी आंत के 3 भाग बता चुके हैं कि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के 3 भाग पाया जाता है। ये हो गया आपका। इसमें हो जाएगा, इसमें क्या चीज़ कह रहा है कि इसमें ये चीज़ कह रहा है कि देखिए, हाँ, हमारे आहार में सभी प्रोटीन, यानी ये कह रहा है कि सभी प्रोटीन का जो पाचन है वह क्या क्षुद्रांश में इलियम में होगा, नहीं। सभी प्रोटीन का जो पाचन है वह इलियम में नहीं होगा, क्योंकि कुछ प्रोटीन का पाचन वहाँ आमाशय वगैरह में भी होता है, जो कि कुछ प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। तो ये कुछ ही प्रोटीन का क्षुद्रांश यानी इलियम करता है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन, यानी अग्नाशय से जो प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि अग्नाशय से जो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम, यानी
अग्नाशय में कुछ प्रोटीन का पाचन जो होता है उसके बाद जो छोड़ा जाता है वो कहाँ होता है, यानी इलियम में छोड़ा जाता है। कहाँ, तो इलियम में, यानी छोटी आंत के भाग होता है क्या चीज़, इलियम। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़, तो ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। चलते हैं आगे की ओर। प्रोटीन का पाचन में सहायक एंजाइम, प्रोटीन के जो पाचन में सहायक एंजाइम कौन कौन सा है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है, तो ट्रिप्सिन, क्योंकि बता चुके हैं ट्रिप्सिन प्रोटीन के जो है ना पाचन में सहायक है। ट्रिप्सिन क्योंकि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को यानी पेप्टाइड में बदल देता है। ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है कौन, तो ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, स्टार्च से जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम कौन सा है, तो एमाइलेज हो जाएगा। एमाइलेज यानी स्टार्च करने का मतलब है कि मंड, जल अपघटन क्रिया से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज ही जो होता है ना, वो जल अपघटन क्रिया से ग्लूकोज बना देता है कौन, स्टार्च को। किसको, तो स्टार्च को। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, कौन सा, तो कौन सा एंजाइम यानी कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन है एमाइलेज यानी LAT लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, ये किस में पाया जाता है, अग्नाशय में 3 रस एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन यानी 3 LAT, जिसे सूत्र हम बता चुके थे पीछे वाले वीडियो में, देख लीजिएगा आप सभी लोग। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, कौन सा, तो ट्रिप्सिन जो उत्प्रेरक का कार्य कौन करेगा, तो हो जाएगा यानी अमीनो अम्ल में बदलना, प्रोटीन को जो है ना अमीनो अम्ल में बदलना, कौन कहता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या चीज़ कार्य है कि ट्रिप्सिन का कार्य है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना किसका कार्य है, तो ट्रिप्सिन का कार्य है। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि एमाइलेज का क्या चीज़ कार्य है, यानी आपसे पूछ लेगा, हाँ अगर जो आपसे पूछ लेगा कि पेप्टाइड जो है ना, पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है, आपसे पूछ लेगा कि पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है, तो आ जाएगा एरप्सिन। क्या चीज़ हो जाएगा, एरप्सिन। इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, यानी जो पुच्छ होता है वो कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो बृहदांत। क्या चीज़ हो जाएगा, बृहदांत। क्या इसमें पूछा हुआ सवाल है। मानव शरीर में क्षुद्रांत यानी जिसे कहा जाता है इलियम के 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई का कौन सा सही यानी ह्रासवर्ग है, यानी हम बताएं कि डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। आपको हम बता चुके हैं कि छोटी आंत के कितना भाग, 3 भाग, उनमें से एक था इलियम। इलियम का क्षुद्रांत कहा जाता है। इसका हो जाएगा शोषांत, मध्यांत और फिर ग्रहणी। डेडुनम को ही कहा जाता है ग्रहणी, यानी जो क्षुद्रांश इलियम से 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई कौन सी सही ह्रास ब्रांड क्रम है। इसका कहने का मतलब है कि इलियम से जो है ना यानी क्रम में सजाई है, इलियम से क्रम में पहला हो जाएगा शोषांत्र, शोषण करेगा, उसके बाद फिर मध्यम जाएगा, उसके बाद फिर ड्यूडेनम, यानी कहने का मतलब ड्यूडेनम में वहाँ फिर मध्य भाग में जाता है, उसके बाद फिर इलियम में शोषांत्र तक आता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। यह कह रहा है कि जोड़े का चयन करने के लिए, इसके जो जोड़े का वो चयन करने के लिए इसका करें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो अच्छा से जनाएगा। हाँ, अम्लीय फॉस्फेट, इसका जो जोड़े का कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। इसका हो जाएगा अम्लीय फास्फेट का क्या चीज़ है, सूत्र कणिका चिन्हन जो सूत्र कणिका है वह चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है। क्या अम्लीय फास्फेट जो है सूत्र कणिका चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है, तो यह हो जाएगा गलत क्योंकि ये संबंधित नहीं है। ई कोलाई प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस सेकेंड DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ सही है। एक्रोसिन
अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्रावित जो बहु शुक्राणु निषेचन को रोकता है या नहीं, यह भी गलत है। सॉक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस लाइसोसोमल चिह्नक एंजाइम जो उपापचयों की जल अपघटन करता है, नहीं, यह भी गलत है। तो हो जाएगा आपका आंसर बी, क्योंकि ये सही है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायक से पचता है? कौन सा जो है ना लार की सहायता से पचता है? तो स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च जो है ना वह लार की सहायता से पचता है। कौन? तो स्टार्च जो होता है ना वह लार की सहायता से पचता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जब परिवर्तित हो जाता है तो ये कहाँ भंडारित रहता है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो ये यकृत में, लीवर में भंडारित रहता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जब परिवर्तित हो जाता है तो ये कहाँ रहता है? तो यकृत में, लीवर में रहता है। अगला सही से 3 रस निकलता है। LAT बता चुके हैं। पित्त कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर जो आप 10 दिन से अधिक यानी उपवास रखेंगे, उपवास करने का मतलब है कि मतलब खाना पीना नहीं खाएंगे, तो लीवर पर जो है ना, लीवर जिसे कहते हैं यकृत पर क्या चीज़ प्रभाव होगा? तो यकृत पर लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। लीवर में ग्लूकोज का जो स्तर रहता है वो कम हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। किस रूप में यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा रहती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन के रूप में ही रहता है। यकृत एवं मांसपेशियों किस रूप में यानी ऊर्जा जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा, क्योंकि ये मानव शरीर में सबसे बड़ा, यानी जंतु में सबसे बड़ा कौन पाया जाता है? यकृत में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये भी हो जाएगा कौन सी? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ये सब तो सिंपल है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? कह रहा है कि इसमें पित्त का जो है संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। बहुत बार बता चुके हैं। अग्नाशय से चेक 3 रस निकलता है। LAT लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अपेंडिक्स ये बड़ी आंत में पाया जाता है। अपसेस यंग है अपेंडिक्स। पूछेगा कि अपेंडिक्स क्या चीज़ है? तो अपसेस यंग। प्लीहा यानी जो RBC जब मरता है, RBC का कब्र किसी को कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, RBC का कब्र। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? आपसे पूछ शरीर का कहाँ पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय की थैली में। जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जो पित्ताशय में जब यानी स्टोन हो जाता है, जिसे कहते हैं पथरी हो गया, यानी पत्थर, किसका जो है पाचन प्रभावित करता है? तो ये जो होता है ना प्रोटीन के पाचन को प्रभावित करता है, वसा का पाचन को, वसा के पाचन को। पित्ताशय में जो होता है ना वो जो गोल ब्लैडर, इसी को कहा जाता है पित्ताशय में उपस्थित जब पथरी हो जाता है, तो पथरी हो जाने के कारण जो पित्ताशय को काट कर जब निकाल दिया जाता है तो शरीर में जो वसा को पचाने में यानी वसा का पाचन नहीं हो पाता है। पित्ताशय जब काट के निकाल दीजिएगा तो वसा का पाचन नहीं हो पाएगा, इसीलिए कौन? तो वसा का पाचन प्रभावित होता है। वसा का पाचन प्रभावित होता है, ये हो जाएगा। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता था? तो हो जाएगा पेप्सिन। और पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता था? तो ट्रिप्सिन। और पेप्टाइड को जो है ना एमिनो अम्ल में कौन बदलता था? तो इरेप्सिन। ये सब बता चुके हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कह रहा है विचार करने के लिए, तो इस पर विचार आप सभी लोग कीजिए कि कौन सा होगा। कह रहा है कि एचसीएल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि ग्रहणी कहाँ पाया जाता है? ड्यूडेनम। इसका जो हिंदी होता है, इंग्लिश होता है ड्यूडेनम। यह कहाँ रहता है? छोटी आंत के पहला भाग होता है ड्यूडेनम, छोटी आंत के पहला भाग। यही जो होता है सिक्रेटिन को यानी सिक्रेटिन हार्मोन यही निकालता है। कौन? तो ड्यूडेनम। ये सही है, क्योंकि
ग्रहणी ड्यूडेनम से सेक्रेटिन हार्मोन निकालता है। अगला है बसीय अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश कहा जाता है इलियम को। इलियम छोटी आंत के लास्ट भाग, छोटी आंत का 3 भाग था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तो ये हो जाएगा क्षुद्रांश का इंग्लिश वर्ड होता है इलियम। एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न करता है। वसा को जॉइन मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में यानी क्षुद्रांश यानी इलियम से एस्ट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न करता है। हाँ, ये भी सही है क्योंकि ये उत्पन्न करता है एस्ट्रोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है? बता चुके हैं बहुत बार। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है? तो हो जाएगा पेप्सिन। क्योंकि पेप्सिन सबसे पहले यानी प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। उसके बाद फिर पेप्टोन को जो होता है ना, पेप्टोन को यानी पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो ट्रिप्सिन। पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। लेकिन पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है? तो आ जाएगा इरप्सिन। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। सूचियों सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का मिलान कीजिए। इसमें कह रहा है कि सही उत्तर का मिलान करने के लिए कह रहा है, तो आप कीजिए सही उत्तर का मिलान। देखिए, टाइलिन किसका पाचन करता है? तो टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो अभी तो जस्ट बताएं, प्रोटीन का पाचन करता है। तो 1 का हो जाएगा 2 का हो जाएगा 3। देखिए कौन है? 1 का 2 का 3, 1 का 2 का 3, ये 2 को मिल रहा है। आगे भी देखते हैं। और फिर अगला क्या चिका है? रेनिन। ये रेनिन तो आप सभी लोग जानते होंगे। और सॉरी, रेनिन जो होता है ना, दूध का पाचन भी करता है। बट ये रक्त में जो होता है ना, एजिओटेंसिनोजेन जो होता है वह यानी एजिओटेंसिन में बदल देता है। किसमें? रक्त में ये जो होता है ना, एजिओटेंसिनोजेन को एजिओटेंसिन में बदल देता है। कौन? तो रेनिन। अगला ऑक्सीटोसिन ये किस में पाया जाएगा? आपका हो जाएगा सी, यानी 1 नंबर हो जाएगा। सी का 1 नंबर, तो हो जाएगा आपका 1 नंबर क्वेश्चन सही, क्योंकि 1 का 2 इस तरह से आप मिलाइएगा। आगे की ओर चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में भी कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 में यानी मिलान कीजिए। चलते मिलान करते हैं। विटामिन इनमें से कौन सा यानी विटामिन है? तो कैरोटीन, ये हो जाएगा विटामिन। एंजाइम कौन सी है? तो पेप्सिन यानी एंजाइम एक प्रकार के। हार्मोन, ये तो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन में प्रोजेस्टेरोन क्या चीज़ है? एक हार्मोन है। प्रोटीन कौन सा है? कैरोटीन, 1 नंबर प्रोटीन है। कैरेटीन प्रोटीन है, लेकिन कैरोटीन एंजाइम है। कैरोटीन विटामिन है। कैरेटीन क्या चीज़ है? विटामिन है। जैसे विटामिन ए का क्या चीज़ है? रेटिना, और विटामिन ए का रेटिना, और विटामिन बी का थाइम। इस तरह से जो पाया जाता है वही कैरोटीन पाया जाता है। क्या चीज़? कैरोटीन विटामिन। तो हो जाएगा 1 का 2 और बी का हो जाएगा 1, बी का 1 यानी बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी कह रहा है मिलान करने के लिए, इसका भी मिलान कीजिए। इसमें कह रहा है कि शर्करा, जो द्राक्षा शर्करा होता है, यानी द्राक्षा जो शर्करा होता है ना, वो किसमें यानी पाया जाता है? द्राक्षा शर्करा। तो पूछ लेगा कि आपसे द्राक्षा शर्करा किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, शर्करा ग्लूकोज। और फल शर्करा, फल जो होता है, फल में क्या चीज़ पाया जाता है? फल में आपसे पूछ लेगा कि क्या चीज़ पाया जाता है? तो सुक्रोज। और दुग्ध में क्या चीज़? दूध में जो पाया जाता है क्या चीज़ पाया जाता है? तो लैक्टोज। दूध में लैक्टोज। और चीनी में आप सभी लोग जानते हैं सुक्रोज। तो ये मिलाइए, 1 का हो जाएगा 4, 1 का 4, ये सी नंबर हो जाएगा आंसर आपका। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। ग्लूकोज का सूत्र क्या चीज़ होता है? ये तो सामान्य C6H12O6 ये ग्लूकोज का हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की
सहायता से छोटे और सरल अणु में टूट जाते हैं, उसे क्या चीज़ कहा जाता है? यानी जो बड़े बड़े रहते हैं वह छोटे छोटे में टूट जाते हैं, उसको क्या चीज़ कहा जाता है? तो पाचन। क्योंकि पाचन में क्या चीज़ होता है, जैसे आप खाते हैं तो भात, दाल भात खाते हैं, भात जो होता है ना वह यानी बड़ा होता है, वह पेट के अंदर जब जाता है तो पाचन की क्रिया से यह छोटे छोटे रूप में यानी टूट जाता है। किससे? तो पाचन से। अगला है, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग है? तो ये हो जाएगा आपका ए और सी, क्योंकि आहार नाल भी पाचन का भाग है और पाचन ग्रंथियाँ भी पाचन का भाग है। पाचन ग्रंथि तो सिंपल है, हृदय। हृदय हृदय ये पाचन का नहीं काम करता, क्योंकि हृदय में पाचन की क्रिया नहीं होती है। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? जो मनुष्य की जो होता है ना आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितना होती है? तो 9 मीटर, लगभग 9 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होती है? तो लगभग 9 मीटर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। मनुष्य में आहार नाल रहता है से शुरू होती है और गूदा कहा जाता है, जो बड़ी आंत के लास्ट भाग में रहता है, में समाप्त हो जाती है। यानी ये कहाँ से शुरू होने के बाद जो गूदा तक जाती है? तो मुख से शुरू जब होती है तो ये यानी छोटी आंत के गूदा तक जाती है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। पेट में ये सब कुछ नहीं है, बट ये कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होकर गूदा तक जाती है। मनुष्य में आहार नाल का भाग, आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा आहार नाल का भाग है? मनुष्य में आहार नाल का भाग, तो ये मुख हुआ, परासनली, आमाशय, यानी ये जितना भी है आहार नाल का भाग है। आहार नाल कहने का मतलब जो जहाँ जहाँ पाचन की क्रिया होगी उसी को कहा जाता है आहार नाल। निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? मुख गुहा कहने का मतलब है कि ये हमारे मुंह में उपस्थित नहीं है। तो जीभ तो उपस्थित है, दांत भी उपस्थित है, इपोग्लॉटिक रस संवेदी ग्राही, इपिग्लॉटिक भी यानी रस संवेदी ग्राही भी उपस्थित है। इपोग्लॉटिक जो कंठ में पाया जाता है, इपोग्लॉटिक कहाँ? तो कंठ में पाया जाता है इपोग्लॉटिक। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? तो ये हो जाएगा अग्रभाग से। जो जीभ होता है ये हमारा अग्र भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। इससे ये सब पीछे वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। जो जीभ के जो आगे वाला भाग रहता है ना, इसी से मीठे स्वाद का पता चलता है। मनुष्य के दांत के प्रकार होते हैं, यानी मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, ये सब बता चुके हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एडल्ट में कितना होता है? तो 21, 23। और बच्चों में कितना होता है? 21, 0, 2। बच्चों में कितना हो जाएगा? 21, 0, 2। ये सब दंड फार्मूला आता है। मनुष्य में दांत यानी जो होता है वह कितना प्रकार का होता है? तो थियोकॉन्डेट, हेटेरोडोंट, डाइफोडोंट, ये सब जो होता है वह मनुष्य के दांत के प्रकार है। चलते हैं आगे। अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? आपसे पूछ लेगा दूध के दांत कितना है? तो 20। दूध के दांत कितना है? तो 20। एक वयस्क व्यक्ति के दांत के संबंध में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? एक वयस्क मतलब एडल्ट मानव है, उसका जो दांतों के संबंध में कौन सही नहीं है? एक ये अस्थायी दांत होते हैं, मतलब कहने का मतलब कि ये अस्थायी दांत यानी अस्थायी दांत होते हैं। ये अस्थायी नहीं अस्थायी दांत होते हैं। ये अस्थायी दांत होते हैं। हेटेरोडोंट होते हैं, संख्या में 32 हो सकती है, बट ये सही है क्योंकि ये अस्थायी दांत होते हैं, यानी नहीं है। तो यानी ये नहीं हो जाए क्योंकि ये अस्थायी दांत होते हैं। जब एडल्ट कोई हो जाता है तो यानी 32 दांत ही रहता है, क्योंकि जब बच्चा रहता है तो बच्चा में यानी कभी बढ़ता है तो कभी टूट जाता है दांत। तो एडल्ट होने के बाद वो दांत यानी दांत जब टूट जाएगा तो वो नहीं आएगा एडल्ट होने के बाद, यानी अस्थायी हो जाता है। और फिर हेटेरोडोंट भी पाया जाएगा, संख्या में 32 हो जाएगा। बस अस्थायी दांत, अस्थायी दांत कहने का मतलब है कि कभी टूटेगा तो कभी जन्मेगा, ये क्रिया नहीं होती है क्योंकि ये बच्चों में हो जाती है, क्योंकि ये बच्चों में होती है। दूध के दांतों में उपस्थित होते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वह क्या चीज़ अनुपस्थित होते हैं? हम बता चुके हैं कि जो मोलर होता है वो मोलर के थर्ड मोलर जो उपस्थित होते हैं, और प्री मोलर जो होता है ना वह पूरी तरह से यानी अनुपस्थित होते हैं।
तो इसी का हो जाएगा अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक जो होता है वो इसी को कहा जाता है प्रीमोलर। ये पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। कौन? तो अग्र चवर्णक। यदि दंत सूत्र इतना है तो मनुष्य में कुल कृंतक दंतों की संख्या कितनी है? हम आपको बता चुके हैं कि दंत सूत्र हो जाता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 2 1 2 3। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा इसका दंत सूत्र से फार्मूला से। चलते हैं आगे की ओर। निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम निकाल के बता देंगे। मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलती है? यानी पूरे जीवन काल में मात्र एक ही बार निकलेगा। तो ये दांतों की संख्या, ऐसे दांतों की संख्या कितना है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार? तो ये 12 दांत हो जाता है, क्योंकि ये 12 दांत जो होता है ना वो पूरे जीवन काल में मात्र एक ही बार निकलता है। जैसे आपको हम बता देंगे 20 को हो जाएगा दूध का दांत और 12 को बच गया। ये 12 यानी 20 दांत जो होता है ना ये टूटता है ना तो ये दोबारा जन्म ले लेता है, मगर ये 12 जो दांत होता है ना ये जब एक बार टूट जाएगा तो ये दोबारा नहीं होगा। अगला चलते हैं। निम्न में से कौन मोनोफायोडोंट है? कौन जो है ना मोनोफायोडोंट है? इनमें से कौन मोनोफायोडेंट है? तो अक्ल की दांत और अग्र चवर्णक, ये दोनों जो होता है ना वो मोनोफायोडेंट है। ये पूछता है कि कौन सा मोनोफायोडेंट है? तो अक्ल की दांत और अग्र चवर्णक मोनोफायोडेंट है। कृंतक का तो आप सभी लोग जानते होंगे। कृंतक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर ये सब पढ़ा चुके हैं, पीछे वाले क्लास में देख लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा कि सामान्यतः अक्ल की दांत निकलती है, जो अक्ल की दांत होती है वह सामान्यतः कितना वर्ष की अवस्था के बाद निकलती है? ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 18 वर्ष के बाद। 18 वर्ष के बाद जो होता है ना वह अक्ल का दांत निकलता है। अक्ल का दांत 18 वर्ष के बाद सामान्यतः अक्ल के दांत निकलता है। इसका कहने का मतलब है जैसे कभी काल 18 साल हो जाता है तो जिसे कहते हैं चौवा का दांत, यानी चौवा का दांत जब निकलता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द देता है, उसी को कहा जाता है यानी अक्ल का दांत। निम्नलिखित में से कौन दांत का भाग है? इनमें से कौन जो होता है ना वह दांत का भाग है? शिखर, ग्रीवा, जड़, इनमें से कौन दांत का भाग है? तो बताइए। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि शिखर कहने का मतलब है कि दांत जो पाया जाता है इस टाइप में, मतलब मानिए कि दांत है, इसका लगभग पूरा भाग नहीं दिखाई देता। ये जो दांत ये जो होता है ना जड़ के रूप में होता है। ये ऊपर वाला भाग जो होता है ना जिसे इनामेल होता है वो शिखर वाला भाग होता है। और ग्रीवा भी हो जाता है आपको दांत का भाग, यानी ये सभी तीनों जो होता है ना वह दांत का भाग है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ये इस वीडियो में जितना भी पढ़ाया गया है सभी पूछा गया सवाल है। बाकी बात जो नए जुड़े हैं वो सभी लोग यानी सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।